नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। कभी कभी कुछ कदम की दूरी हालात को ऐसे मोड़ पर ले जाती है जो बाद में तारीख बन जाती है। कुछ ऐसे ही कदमों की आहट पिछले कई दिनों से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में महसूस की जा रही थी। पिछले 1 साल से लगातार चुनाव में हार का मुंह देख रही कांग्रेस को फिर वैसी ही संजीवनी की जरूरत थी जैसी 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। आज कुछ उसी तरह की कदमताल दिल्ली में सत्ता के गलियारों में दिखाई दी। लगभग 11 साल पहले की तर्ज पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी पार्टी मुख्यालय से बाहर निकली और पैदल ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंच गई। साथ में थे पार्टी के लगभग सभी बड़े सिपहसालार। हालांकि एक कदमताल कोयला घोटाले की आंच झेल रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देने के लिए थी, लेकिन जानकार इसे सोनिया की काउंटर अटैक की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये संजीवनी साबित होगी, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन में खड़े हुए राम जेठमलानी। सम्मन भेजे जाने का किया विरोध, कहा निर्दोष साबित होंगे पूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के समर्थन में सड़क पर उतरी सोनिया गांधी। कांग्रेस मुख्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर तक किया मार्च, कहा कानूनी लड़ाई लड़ेगी पार्टी। मॉरिशस के मौरेश्वर मंदिर में पूजा के बाद मोदी ने गंगा तालाब में डाला गंगोत्री का पानी, संसद को किया संबोधित। कल पहुंचेंगे श्रीलंका। सुनंदा मामले में मेहर दरार से हो सकती है पूछताछ। पाकिस्तानी पत्रकार के थरूर की पत्नी के थे करीबी रिश्ते। नहीं रुक रही है एमएल शर्मा की बदजुबानी। निर्भया के दोषियों की पैरवी करने वाले ने फिर की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। चेन्नई के तमिल चैनल पर देशी बम से हमला। बाइक पर सवार होकर आए थे 4 युवक, 2 ने किया सरेंडर। महज 450 मीटर की दूरी, जी हां, आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग तक का सोनिया का ये पैदल मार्च आने वाले वक्त में क्या सियासी गुल खिलाएगा, इस पर तो हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा को करेंगे ही। लेकिन पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी छुट्टी से नहीं लौटे हैं। ऐसे में सोनिया का आक्रामक रुख क्या कुछ वाकई में नए संकेत दे रहा है? सियासत पर पैनी नजर रखने वाले पुराने जानकार तो सोनिया की आज की पहल की तुलना, आज की इस पैदल वॉक की तुलना 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस यात्रा से कर रहे हैं जो उन्होंने हाथी की पीठ पर सवार होकर पटना के बेलछी गांव के लिए की थी। उस समय दलितों के नरसंहार के लिए सुर्खियों में आए बेलछी गांव जाकर इंदिरा ने पार्टी में ऐसी जान फूंकने की कोशिश की थी और उसके बाद भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी की नींव हिल गई थी हालांकि, क्योंकि सोनिया गांधी अपनी सास के पद चिन्हों पर अब जो चलने की कोशिश कर रही है, मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी में नई जान फूंकने की क्या ये कोशिश है? इसी को समझेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज की खबर आपको दिखाते हैं। सुबह लगभग 9:40-45 का वक्त हो रहा था जब अचानक कांग्रेस से कुछ सबसे बड़े सियासी चेहरे पार्टी दफ्तर के बाहर आते निकलते दिखाई दिए और इनका नेतृत्व कर रही थी पार्टी मुखिया सोनिया गांधी। तस्वीरें देखिए पहले। और सोनिया गांधी के सड़क पर उतरते ही एसपीजी के कमांडोज ने उन्हें घेर लिया था। देश भर के टीवी चैनल्स ने अपने प्रोग्राम्स ब्रेक कर इन तस्वीरों को दिखाना शुरू किया था। आगे आगे आप देख रहे हैं सोनिया गांधी और पीछे गुलाम नबी आजाद, ए.के. एंटनी, मोहसिना किदवई, तमाम वो चेहरे, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े कांग्रेसियों के नाम जिनके आपके मुंह पे आएंगे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे साथ दिखाने के लिए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पत्नी के साथ स्वागत करने बाहर आए। तो कांग्रेस क्यों की जो एकजुटता दिखाने की कवायद है, दरअसल ये संदेश देने के लिए थी या कि पूरी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस मुश्किल वक्त में साथ है ये बताने की थी?
ये सवाल आज सियासी गलियारों में दिन भर से गूंज रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के बाद सोनिया ने पूरी तरह से सबके सामने आकर कहा कि पार्टी पूरी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ है और उनकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। We are outraged at the news of summons being served to Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh ji is our former Prime Minister. He is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and probity. We are here to offer our unstinted support. The Congress Party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he... और पार्टी मुखिया की इस आवाज में सुर दूसरे नेताओं ने भी मिलाए। पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी कुछ इसी अंदाज में बोले। पूरी तरह बेदाग छवि है उनकी और साफ सुथरे निकल कर आएंगे पूरी जांच के बाद प्रधानमंत्री पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उनका देश और दुनिया के अंदर सम्मान है। हमें पूरा यकीन है कि जो भी तथ्य सामने हैं, हर उनका निर्णय निष्पक्ष रहा है, सही रहा है और सच्चाई सामने आएगी। जो भी चाहे अदालत हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात के अंदर झुकने वाली नहीं है और हर इस परिस्थिति का हम सामना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें सच्चाई सामने आएगी। लेकिन बीजेपी ने हमला किया है इस पैदल वॉक पर जो कांग्रेस ने किया। वेंकैया नायडू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष, हम लोग जब विपक्ष में थे, हमने इसके बारे में भारी आंदोलन किया, वो भी विंडिकेट हो गया। और साथ ही साथ सरकार का मुखिया के नाते जो सरकार का में जो होता है उसका जिम्मेदारी मुखिया के ऊपर होता है, मगर इस विषय में मुखिया ही खुद कोल मंत्री भी था, इसलिए ये स्थिति बन गया। मगर सबको मालूम है मनमोहन जी ने क्यों उस समय जो निर्णय किया ओपन ऑक्शन में कोयला का आवंटन होना चाहिए, वो नहीं किया, पूरा देश को मालूम है। तो पार्टी और सरकार के जो उस वक्त मुखिया थे, सरकार के मुखिया की बात हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा मामला वेंकैया नायडू का कहना है, बीजेपी का कहना है कि जिम्मेदारी उनकी ही बनती है जो उस वक्त उस विभाग के भी, उस मंत्रालय के भी मुखिया थे। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपके एक तरफ वेंकैया नायडू ने आज कहा कि मुखिया की जिम्मेदारी बनती है और दूसरी तरफ कल आपके प्रवक्ता और पूर्व अभी के मंत्री और पूर्व प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि कांग्रेस के बीजेपी जो कांग्रेस के पूरे पाप हैं उनका बोझ डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, यानी कि मतलब कहीं विरोधाभास है क्या? मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े नजर आते हैं आप और विरोध भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं मीना जी, बीजेपी का कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे लगता है कि माफ करना, आपके चैनल में विरोधाभास है। वेंकैया जी का बयान सुन लो। वास्तविकता ये है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये पूरे जो कोयल ब्लॉक आवंटन में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और कोर्ट ने एक स्पेशल जज भी नियुक्त किया। कोर्ट ने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया और उसी का परिणाम है कि लोगों के सामने सच आ रहा है। वास्तविकता यह है कि जब ईरान से प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो मीडिया के साथ बातचीत में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मुझे तो अनावश्यक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो जो हमारा जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, सचिव हैं, उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। और ये इसलिए भी साबित होता है कि 2004 और 2005 में मनमोहन सिंह जी भी चाहते थे कि कोल आवंटन का ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग हो और उस समय के कोयला सचिव भी चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से कोल आवंटन हो। तो ऐसी कौन सी ताकत थी जो मनमोहन सिंह साहब को ट्रांसपेरेंट बिडिंग करने से रोक रही थी? आज बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न यहां खड़ा होता है।
जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ईमानदार हैं, अर्थशास्त्री हैं। ये तो आप भी मानते हैं, आपकी आज पार्टी सोनिया के लोगों जी ने भी कहा है। सवा चार श्रीकांत जी, आपकी पार्टी के लोगों ने भी ये बात तो कही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के हम साथ हैं, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत ईमानदारी पे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। देखिए, जब कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में कौन ईमानदार है कौन बेईमान है ये तो मीना जी और श्रीकांत शर्मा थोड़ी तय करेंगे, ये तो कोर्ट तय करेगा। नहीं, ये मैं तो तो कोर्ट आपकी का पार्टी मैटर है, की इसमें बात कर किसी रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टी का मैटर तो है नहीं जी, मैं तो आपको सिर्फ उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जो वास्तविकता आएगी वो लोगों के सामने आएगी। और जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की छवि है, पूरा देश ये अपेक्षा कर रहा है कि मनमोहन सिंह जी ने कल भी कहा था कि सच लोगों के सामने आएगा, तो उसकी वास्तविकता क्या है, सच क्या है, सच तो लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि उन्हीं कोल पे जो 204 कोल्स थे, उसी में से सिर्फ 33 कोल ब्लॉकों का ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन हुआ है। उसी में देश के खजाने को 3,06,700 करोड़ का मुनाफा हुआ है मीना जी। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में 1,86,000 करोड़ के घपले की बात सीए जी ने कही थी। तो ये काम करने का तरीका भी लोगों के सामने आया है कि क्यों सोनिया जी 450 मीटर 10 साल में 450 मीटर पहले क्यों नहीं चली। अगर 2004 और 5 में सोनिया जी 450 मीटर चल लेती तो ना तो कांग्रेस को ये बुरे दिन देखने पड़ते और ना ही इतना बड़ा करप्शन होता, देश की भी छवि खराब नहीं होती, कांग्रेस की भी छवि खराब नहीं होती। तो ये सारे यक्ष प्रश्न हैं जो लोगों के श्रीकांत जी, जहन में है। राजीव त्यागी जी, सवाल तो श्रीकांत जी का वाजिब है, आज अचानक कैसे ये दूरी तय करने की याद आई कांग्रेस अध्यक्षा को भी, और क्या वाकई में जो कानूनी लड़ाई है वो सड़क पर आने से तय होगी, फैसला होगा उसका? मीना जी, मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत जी ने जो बात कही है, जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 स्टार कल्चर में बैठ करके शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे, तो सोनिया गांधी जी सड़कों पर निकल करके शाइनिंग इंडिया का सच भारतीय जनता पार्टी को दिखाया और 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। अभी तो कोई तब भी चुनाव वो नहीं पूरे होने, देश राजीव में दौरे त्यागी कर जी। रही थी। आज अच्छे दिन की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी कांग्रेस पार्टी की जो हमारी अध्यक्ष है वो सड़कों पर निकल के आ गई है। तो हम लोग बाग इंटैक्ट तो अध्यक्षा बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को सड़क पे निकली है या फिर पार्टी को बचाने के लिए निकली है? राजीव त्यागी जी, ये भी थोड़ा सा साफ करिए। निश्चित रूप से लोगों को सच बताने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेगा और ये बताएगा कि 2005 में जो पॉलिसी हम बनाना चाहते थे कोल ऑक्शन के लिए और जो विज्ञापन के जरिए हम जो कोल ऑक्शन करना चाहते थे, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने और इनके सहयोगी बीजू जनता दल के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम विरोध किया था बाकायदा कि ये जो नीति आप लेकर आ रहे हो उससे स्टेट के हितों को क्षरण होगा। ये लेटर्स मेरे पास है, कुछ लेटर्स में चाहूंगा कैमरामैन जूम करे जिससे ये पता चल जाए कि आपके कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने बाकायदा कुछ उद्योगपतियों के लिए, आरपीएल के लिए बाकायदा लेटर तक लिखा था कि उनको जो एक्स्ट्रा कोयला है वो एक्स्ट्रा कोयला उनको दे दिया जाए रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के लिए। क्या मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है? और जिस तरह से नवीन पटनायक ने एक लेटर लिखा था एक उद्योगपति के लिए और उसको आवंटित कर दिया जाए कोल ब्लॉक और दूसरे का आवंटन कैंसिल कर दिया जाए, क्या नवीन पटनायक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो मैं पूछना चाहूंगा, नवीन पटनायक जी ने जो लेटर लिखा था रविशंकर प्रसाद को जो उस टाइम कोल मिनिस्टर थे, और जब आवंटित हो गया उस राजीव त्यागी जी, बात तो बहुत अच्छी लग रही है। राजीव त्यागी जी, आप ये पेपर जो दिखा रहे हैं ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये आपको अचानक अब क्यों याद आए? 2004 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में ये आपने कोर्ट को क्यों नहीं दिए? उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? राजीव त्यागी जी, इससे पहले ये पेपर कभी याद नहीं आया आपको? सवाल ये है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन प्रदीप सिंह जी, क्या वाकई में इतिहास मुझे जज करेगा? ये बात जाते जाते डॉक्टर मनमोहन सिंह कह के गए थे। अभी जिस तरह से कोर्ट में जाना पड़ रहा है और कानूनी लड़ाई लड़ने की वो बात भी कर रहे हैं, क्या वाकई में कानूनी लड़ाई में डॉक्टर मनमोहन सिंह साफ सुथरी छवि जो है वो निकल कर उनकी आने वाली है? अब देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। कोर्ट के सामने क्या साक्ष्य हैं, क्या प्रमाण हैं, उनके आधार पर वो क्या फैसला लेती है, ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन 2-3 सवाल तो निश्चित रूप से उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, चूँकि उस प्रधानमंत्री रहते हुए उस विभाग के भी मंत्री थे, तो उनको जो बात वो मानते हैं कि गलत है, वो गलत उन्होंने क्यों होने दिया जी। ये दूसरा सवाल ये उठता है कि किसके कर, देखिए उनकी ईमानदारी, व्यक्तिगत ईमानदारी और निष्ठा पर किसी को शक नहीं है। कल ये खबर जब आई है अदालत से, उस समय हाउस चल रहा था,
राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली उठकर गए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सीट तक। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम लोग भी इससे शेल शॉक्ड हैं जी। और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते जी। और लेकिन सरकार उनकी- का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये 3 बातें उन्होंने कही। तो एक अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है बीजेपी के स्टैंड को लेकर। जी। आपने जो कहा कि बीजेपी साथ भी दिख रही है जी। और खिलाफ भी बोल रही है। जी। दरअसल ये स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर देश में, दुनिया में किसी को शक नहीं है, तो उस पर अटैक मत करो, जी। उसका नुकसान होगा। जी। लेकिन उनके साथ खड़े रहो, शायद कोई और एक्सपोज हो जाए। जी। जो बीजेपी की रणनीति नजर आती है जी। कि अपनी छवि को बचाने के लिए हो सकता है अब ये है कि नहीं, ये सब अनुमान है केवल, जी। कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये होने दिया तो जरूर इसकी कुछ वजह रही होगी। जी। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, ये सबको स्पष्ट है। जी। तो फिर किसका स्वार्थ पूरा कर रहे तो थे ये वो? बीजेपी पार्टी की का, कोशिश किसी नजर और आती है। का? विनोद अग्निहोत्री जी, आपको भी इसमें ये नहीं, देखिए, एक्सपोज जिन चेहरों को होना चाहिए। बीजेपी एक बार नुकसान उठा चुकी है मनमोहन सिंह पर हमला करके 2009 में, जी। जब अडवाणी जी ने कैंपेन चलाया था कमजोर प्रधानमंत्री का, और उसका नुकसान उनको 2009 के लोकसभा चुनाव में हो गया था। तो बीजेपी दोबारा मनमोहन सिंह पर उस तरह हमला करके कि उनको बीजेपी बेईमान कहे या और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे, वो जो एक सिंपैथी मनमोहन सिंह के प्रति बन सकती है, क्योंकि इस देश में जब आदमी बेचारा हो जाता है तो उसके प्रति एक सहानुभूति बन जाती है। जी। तो मनमोहन सिंह निश्चित रूप से, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई शक नहीं कर सकता। उनकी लाचारी पर तो लोग कह सकते हैं कि साहब लाचार थे, बेबस थे, दबाव में थे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो बीजेपी उस मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ ये दिखाना चाहती है कि ये अदालती कार्रवाई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम आपकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अदालती कार्रवाई है, सच, ये तो उसकी स्ट्रेटजी, रणनीति है। लेकिन प्रश्न ये है कि असली बात जो है कि क्या मनमोहन सिंह जी इस पूरे प्रकरण में बेदाग साबित होंगे या उन पर कार्रवाई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, वैसे तो अदालत में क्या होगा, अदालत के सामने जो साक्ष्य आएंगे, मैंने कोई बहुत पेपर्स नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह सबसे, किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन में, किसी भी क्राइम, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसमें लेन देन क्या हुआ, उनको लाभ क्या हुआ और उन्होंने फेवर क्या दिया। लेन देन जिसको क्विड प्रो क्वो बोलते हैं, वो क्या हुआ और पैसे का ट्रेल क्या हुआ, कहां किसने, तो वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस जांच एजेंसी को। कोर्ट नहीं एस्टेब्लिश करेगा, वो जांच एजेंसी एस्टेब्लिश करेगी। सीबीआई पहले क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब कोर्ट उन तथ्यों को देखेगा, हो सकता है कोर्ट कहे कुछ फर्दर जांच के लिए कहे, तो वो एक स्थिति आएगी। अगर मैं एक उदाहरण दूंगा, 2G के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी चिदम्बरम को लेकर के, लेकिन उसमें वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक से वो खारिज हो गया मामला। तो वो एक बहुत फैसला गलत हो सकता है। मनमोहन सिंह पर जो कई केस हैं, उनमें मामले हैं, धाराएं, उनमें एक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा धारा को, उसके क्रिमिनल लिए कॉन्स्पिरेसी क्यों की, डॉक्यूमेंट्स हैं पीएमओ के। फैसला गलत हो सकता है। जिस तरह की अर्जेंसी दिखा रहे थे मैं वही में कर रहा हूं। और तो जिस तरह से प्रदीप जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, इसीलिए तो समन इशू हुआ है। लेकिन क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित हो पाएगी कोर्ट में, ये कोर्ट में देखना पड़ेगा, तो कोर्ट क्योंकि उसके लिए आपको तथ्य देने पड़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्यों है। वही एजेंसी जो एक बार क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है, अगर वही जांच करती है और दोबारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देती है, तब कहीं ना कहीं सरकार गिरेगी, क्योंकि तब सीबीआई यूपीए के अधीन थी तो क्लोजर रिपोर्ट दी। अब अगर वो दिखाती है कि मनमोहन सिंह ऐसा नहीं है, कई आरुषि का मामला देख लीजिए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, आरुषि का मामला पॉलिटिकल नहीं था, आरुषि का मामला ये पॉलिटिकल मामला है। तो इसमें जो है, इसमें भी पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, इसमें सरकार पर उठेगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो आज मार्च किया है, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए किया है कि अब सीबीआई अदालत में क्या स्टैंड लेती है। कल को अगर सीबीआई मनमोहन सिंह को अपराधी साबित करने की रिपोर्ट देती है, तो ये सीधा सीधा आरोप लगेगा कि सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है। और उसकी पेशबंदी करके आज सोनिया गांधी पूरी पार्टी को लेकर के सड़क पर गई है। एक तरफ उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई अपने प्रधानमंत्री के साथ,
ताकि ये आरोप ना लगे कि साहब कांग्रेस पार्टी अलग हो गई, मनमोहन सिंह को अकेला छोड़ दिया गया, जो नरसिंह राव के जमाने में हुआ था। तो ये दिखाया गया है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है, लीगल बैटल हम लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता है, और कल जब अगर सीबीआई वैसे एडवांस रिपोर्ट देती है अपनी क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ, तो उसका पॉलिटिकल एक वो जो है राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और श्रीकांत ये शर्मा पूरी जी, स्ट्रेटजी है। श्रीकांत जी, ऐसे में सवाल तो उठेगा कि सीबीआई का दरअसल जिस तरह से दुरुपयोग होता रहा है, क्या यहाँ पर भी शंका आशंका इस तरह से देखी जाए, क्योंकि ये चिंता है चारों तरफ। इससे पहले सीबीआई ने इस तरह की बात नहीं कही थी। देखिए मीना जी, वास्तविकता ये है कि अब तक लोगों ने कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है, और जब एक पार्टी लंबे समय तक देश में शासन करती है तो उसका शासन करने का तरीका क्या है, वो किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। तो एक नॉर्मल, एक आम जो जन है, जो एक कॉमन मैन है, उसके दिमाग में ये आता है कि सरकारें इस तरह का काम करती हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने कहा है कि हम कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से काम नहीं करते। कोयला जांच में पहले से ही जांच चल रही है, हमने तो कोई जांच लगाई नहीं, ऑलरेडी पहले से ही जांच है। जैसे मैंने पहले अपने इनिशियल रिमार्क्स में देते हैं भाषण, तब तो पूर्वाग्रह नजर आता है। जिस तरह नरेगा को लेकर वो स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह से हंसी के पात्र पूर्व मंत्रियों को प्रधानमंत्री तक को भी बनाया है उन्होंने, उसमें तो पूर्वाग्रह दिखता है। मीना जी, मेरा आपसे आग्रह है, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं मीना जी, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, अच्छी एंकरिंग करती हैं आप, लेकिन आप विषय को मत भटकाइए। विषय आज ये है कि आज जो कोल ब्लॉक में जो स्कैम हुआ है, मनमोहन सिंह जब चाहते थे कोल ब्लॉक का आवंटन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कोयला सचिव चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि मनमोहन सिंह चाहते थे। तो आज सवाल यक्ष प्रश्न लोगों के सामने यह है कि कौन सी ऐसी ताकत थी जो मनमोहन सिंह साहब को काम करने से रोक रही थी। और इसीलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 450 मीटर का जो रास्ता आज सोनिया जी ने तय किया है, वो 2004-05 में अगर वो रास्ता तय कर लिया गया होता तो आज कांग्रेस के बुरे दिन नहीं आते, देश को इतना बड़ा स्कैम का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तविकता में आप विषय यह है कौन कितना कहाँ क्या है, ये तो मैं और आप तो सर्टिफिकेट किसी को दे नहीं सकते। जब कोर्ट मैटर कोर्ट में है, कोर्ट ये सब तय कर रहा है, लेकिन विषय से जुड़े हुए चीज को दूसरे बारीकी पहलुओं से को भी तय कर समझना रहा तो है। पड़ेगा 250 अगर आरोप लग रहे हैं, आप पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी की सरकार आने के बाद भी सीबीआई अगर उसी तरह से बात करेगी, उसी तरह से जांच को आगे बढ़ाएगी, तो सवाल तो उठेंगे ना श्रीकांत जी, और उससे बच नहीं सकते हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन राजीव त्यागी जी, जो बात श्रीकांत जी कर रहे हैं, सवाल वो भी है कि 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कुछ आती हूँ। श्रीकांत जी, एक सेकंड लूंगा जी, बताइए श्रीकांत जी। मैं देखिए मीना जी, आप मुझे समय कम देती हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कोर्ट में मैटर चल रहा है, 250 फाइलें गायब कर दी गई थी, उसके बावजूद ये सब संबंध वगैरह हो रहे हैं। दूरी हमने आज कोर्ट का मैटर है, इसको पॉलिटिसाइज ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में पहली कील ठोकने का काम हमने किया है। हमारा वर्कर इससे आंदोलित होगा, और जो आप छद्म तरीके से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, उसके लिए उसके अगेंस्ट हमारी पार्टी एकजुट है। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, जिस केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस केस के बारे में 7/5/2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नवीन पटनायक जी की एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी में वो कहते हैं कि हिंडाल्को को तालीबारा 2 में बकायदा कुछ शेयर दिया जाए। क्या नवीन पटनायक के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बीजेपी के अपने सम्मानित साथी से पूछना चाहूंगा। उसके बाद 16/9/2005 को कोल सेक्रेटरी ने बकायदा ये लिखा, पीसी पारिक साहब ने, कि इसमें तालीबारा 2 और तालीबारा 3 में बकायदा इसमें हिंडाल्को को कुछ परसेंट कोल आवंटित किया जा सकता है। राजीव त्यागी जी, सवाल ये नहीं है, राजीव त्यागी जी, वो तो कानून जांच करेगा कि कैसे होगा। सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि 10 साल की खाई को आप कैसे नापेंगे? अचानक ऐसा नहीं, मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूं, मेरे पास सारे लेटर्स हैं जी। क्या नवीन पटनायक की चिट्ठी को कोर्ट को छोड़ देना चाहिए? क्या सीबीआई को नवीन पटनायक की चिट्ठी को छोड़ देना चाहिए? क्या पारिक साहब ने जो रिपोर्ट बेची है उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर कार्रवाई करते हैं, तो ये हमारे नियम है कि नीचे से जो फाइल निकल के आती है उसी पर लेकर के निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर एक्ट करते हैं। एक चिट्ठी शिवराज सिंह चौहान साहब ने लिखी आरपीएल के लिए, तो इसीलिए तो बीजेपी पूछ रही है राजीव त्यागी जी, इसीलिए तो बीजेपी पूछ रही है, इसीलिए तो अदालत पूछ रही है कि मुखिया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मुखिया प्रधानमंत्री थे। आप जो बात कह रहे हैं राजीव त्यागी जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। राजीव त्यागी जी, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मुझे बताएं कि शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे क्या?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल पे मैं आऊंगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के मुद्दे पर वैसे भी कटघरे में है बीजेपी और वहां पर भी क्या इसी तरह से जांच आगे बढ़ेगी, ये सवाल होगा। लेकिन राजीव त्यागी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि 10 साल तक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, क्योंकि आपकी पार्टी के ही दूसरे नेता कह चुके हैं, जयंती नटराजन स्वीकार कर चुकी हैं कि फोन आते थे, फाइलें मंगवाई जाती थी, वो खाई को आप कैसे नापेंगे एक 450 मीटर की वॉक से? मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं मीना जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बाग निश्चित रूप से छद्म प्रचार करने में माहिर हैं और वो हम लोग बाग सन 47 से देखते आ रहे हैं। तो और जिस तरह से उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व पे हमेशा अटैक किया है, कानून तक में केस गए हैं और हमेशा इनको मुंह की कहानी पड़ी है। अभी चिदम्बरम जी का बात जो है ना, विवेक अग्निहोत्री साहब ने कही, राजीव गांधी पे भी इन्होंने आरोप लगाने का काम किया था, उस पर भी इन्होंने मुंह की खानी पड़ी। हमें न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, हमें मनमोहन सिंह साहब पे पूर्ण भरोसा है, हमें सोनिया गांधी जी की क़यादत पे पूर्ण भरोसा है और कांग्रेस के अपने एक एक वर्कर पे पूर्ण भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी के इस छद्म आवरण को तोड़ने का काम करेगा और इसको जवाब देने का काम करेगा। जी प्रदीप जी, ये जो वर्कर की आज अचानक याद आई है राजीव त्यागी जी को, पार्टी की वरिष्ठ मुखिया को भी, ये वर्कर की याद आने का ही कारण है कि इस तरह से एकजुटता दिखाने के प्रयास में पार्टी में जान फूंकने की कोशिश के रूप में ये कदम साबित होगा आने वाले दिनों में? नहीं मीना जी, देखिए ऐसा है कि किसी भी पार्टी में जब अध्यक्ष और बड़े नेता निकलते हैं तो निश्चित रूप से वर्कर पर असर पड़ता है उसका। लेकिन सवाल यह है कि किस मुद्दे पर? ये मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम एक मिनट के लिए छोड़ दें डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो कोयला आवंटन में घोटाला हुआ, गलत तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया गया, ये बात तो अदालत मान चुकी है, सर्वोच्च अदालत मान चुकी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। हम उस स्टेज को तो पार कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि और जो लोग पकड़े गए हैं इसमें, जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उनके साथ अब प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं, तो वो दोषी साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ, वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ये बात तो इसमें तो कोई जांच हो जाएगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, उसमें इस तरह से रिएक्ट करने की। वर्कर खड़ा होता है जब आप किसी सिद्धांत की लड़ाई को लड़ने जाते हैं, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भ्रष्टाचार से अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाकी लोग हो सकते हैं, बाकी लोगों ने किया भ्रष्टाचार लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं थे, यही तो कहना चाहते हैं आप। तो हो सकता है प्रधानमंत्री शामिल ना हो रहे हों, तो सवाल तो ये उठेगा ना कि अगर शामिल नहीं थे तो उन्होंने होने क्यों दिया, उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? ये लीगेसी तो हमेशा प्रधानमंत्री के साथ, ये सवाल तो उनसे हमेशा पूछा जाए। वो निर्दोष हो जाएंगे तब भी ये सवाल कायम रहेगा कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा देश का इतना बड़ा नुकसान होने क्यों दिया, जबकि वो जानते थे ये तरीका गलत है। वो खुद दूसरे तरीके को अपनाना चाहते थे 2005 में ही, फिर उस तरीके को छोड़ने का क्या कारण था और इस घपले को होने देना उन्होंने कैसे स्वीकार किया? जी, और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अपनी छुट्टी एक बार फिर से बढ़ा ली है। राहुल गांधी अब मार्च के अंत तक 7 तारीख तक अपनी छुट्टी पर मार्च के अंत तक छुट्टी पे रहेंगे राहुल गांधी। खैर, सोनिया गांधी मार्च कर रही है, राहुल गांधी छुट्टी बढ़ा रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस का वर्कर कैसे जुड़ेगा? राजीव त्यागी जी, कैसे उत्साह आएगा उसमें? राजीव त्यागी जी, एक तरफ आप पार्टी के वर्कर में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी छुट्टियां लेकर बार बार खबरों में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी पुरातन संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में आत्मावलोकन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए और निश्चित रूप से अज्ञातवास की एक परंपरा रही है। क्या बात है? राहुल गांधी जी अगर पार्टी को अपने एक हार से बाहर निकालने के लिए, पार्टी को बेहतर स्थिति में करने के लिए अगर चिंतन कर रहे हैं, उस पे भी अगर आप लोग बहस मुसाहिबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। लोग बात चाहते हैं कि राजीव त्यागी जी, कम से कम आपसे तो इस तरह की तर्क और दलीलों की उम्मीद नहीं कर सकते। राजीव त्यागी जी, आपसे कम से कम इस तरह की तर्क और दलीलों की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट चल रही है, देश की संसद, वैसे ही आपके पास आंकड़ा विपक्ष के नेता का तो है नहीं, और उसमें भी अगर विपक्ष के सबसे बड़े परिवार के नेता, जिनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आपने दी हुई है, अभी भी कम से कम पार्टी के अध्यक्ष बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं, विनोद जी, किस रूप में देखना चाहिए इसको?
नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है। पहला कुछ- ताबूत में मामला ईंट ये तो हो ठोकने सकता का है कि काम वो किया छुट्टी मोदी पे जा रहे हैं। सरकार नहीं, के, नहीं, सोनिया तो गांधी वो वॉक आपके कर लिए रही हर्ष हैं का और विषय वो होना छुट्टी पे जा चाहिए। रहे हैं। नहीं तो सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष है, जी। अभी पार्टी अध्यक्ष तो सोनिया गांधी हैं। अब वो सोनिया गांधी ने उनको छुट्टी दी है, छुट्टी पे कहाँ गए हैं, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं और क्यों करूं, वो मुझे करने का कोई हक भी नहीं है। वो राजनीति छोड़ दें, मुझे कोई हक नहीं, वो राजनीति में सक्रिय हो जाएं, ये उनका फैसला है इसमें। लेकिन बात हम जिस मुद्दे पे कर रहे हैं ना, उस पे आना चाह रहे हैं, जो कोयला वाले मामले में। देखिए, अभी प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार साबित हो या ना साबित हो, लेकिन एक बात तो साबित है कि उनके प्रधानमंत्री काल में ये कोयला घोटाला हुआ या 2G घोटाला हुआ, कोयला मंत्रालय की है, जिम्मेदारी और भी उन्हीं के ना, पास थी। प्रधानमंत्री थे तो खाली मंत्री से नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। जी लेकिन उसकी सजा 2014 में जनता ने दे दी, जी मनमोहन सिंह को दे दी, कांग्रेस पार्टी को दे दी 44, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला साबित होगा तब लीगल कोर्ट में आप जाएंगे। जी। आपकी लापरवाही और आपकी साबित तो आप जनता की कोर्ट में गए, जनता ने सजा दे दी आपको और उसकी सजा पार्टी भुगत रही है। अब सवाल यह है कि पार्टी को रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सड़क पर निकली हैं तो ये उनका अपना फैसला है, अपने वर्कर को एक्टिवेट करने के लिए। नंबर एक, हम लोग भूल रहे हैं कि 2004 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब भी सोनिया गांधी ने पैदल मार्च किया था जी। मंडी हाउस से लेकर के और जंतर मंतर तक, महंगाई के खिलाफ और उस समय तमाम मुद्दों के खिलाफ एक पैदल मार्च हुआ था जिसको लीड किया था सोनिया गांधी ने। तो ये उनका दूसरा पैदल मार्च है। उस पैदल मार्च में चूंकि वो चुनाव से 6 महीने पहले या 1 साल पहले हुआ था तो उसका इंपैक्ट पड़ा और उसका नतीजा 2004 में सामने आया। इसलिए अभी चुनाव दूर है, अभी तो पार्टी के वर्कर में जान डालने का सवाल है। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए मनमोहन सिंह के क्या मार्च करने जाती तो हम ही लोग सवाल उठाते हैं आज कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, अपने प्रधानमंत्री को अकेले छोड़ दिया जैसे नरसिम्हा राव उस समय उठाते थे, अब मलाई खाली, अब सरदार जी को अकेले। नरसिम्हा राव को छोड़ा भी उन्होंने अकेले, नहीं छोड़ा तो हम लोग कहते हैं छोड़ा जी। लेकिन तो अब आज अगर पार्टी मनमोहन सिंह के साथ खड़ी दिख रही है तो मनमोहन सिंह जो है पार्टी के साथ देखने तो गए। अच्छा 10 साल आपने मनमोहन सिंह के नाम पर राज किया तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसमें मान ले कि मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, पीछे हट जाए? तो वो तो खड़ा होना उसकी मजबूरी है और पार्टियां खड़ी होती है अपने नेताओं पे। जब अडवाणी जी पे और जोशी जी पे बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप लगे थे तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह खड़ी हुई थी अपने नेताओं के पीछे और पार्टियां खड़ी होती हैं। तो इसमें कोई ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो कहा कि जब अब असली जाएगा कि कोर्ट इस जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की खारिज कर दी तो अगली रिपोर्ट एजेंसी से मंगाएगा ना जी चार्जशीट, तो उसमें कोर्ट जो है फिर क्या संज्ञान लेता है और सीबीआई की रिपोर्ट क्या आती है, ये तैयारी असल में उस लड़ाई की है। जी श्रीकांत जी। नहीं देखिए एक चीज है मीना जी कि अभी जो विनोद जी ने बात कही पहले मार्च और दूसरे मार्च की, दोनों में फर्क एक बुनियादी है। पहला मार्च जो किया सोनिया गांधी ने पैदल मार्च किया वो जनता के दुख दर्द के मुद्दे पर किया जी, इसलिए जनता का समर्थन मिला जी। ये मुद्दा अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार के बल्कि अपनी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से के आरोप से बचाने की लड़ाई है जी। ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है, जो लोग सरकार में थे उनको बचाने की लड़ाई है जी। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो इसलिए उसका कितना असर होगा, अब ये किस रूप में सामने आता है, इस लड़ाई को कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ाती है, इनसे और कौन से मुद्दों को जोड़ती है। अब जैसे लैंड बिल का ही देखिए, भूमि सुधार का मामला है, राहुल गांधी का प्रिय विषय रहा है जी। तो अगर पार्टी को इस खड़ा करना है, फिर से खड़े होना है तो ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं राजनीतिक दलों को जब स्थितियां आपके अनुकूल हों। ये मुद्दा ऐसा है जब स्थिति आपके अनुकूल है। इस समय राहुल गांधी का होना, देखिए जो सार्वजनिक जीवन में होता है उसका निजी कुछ नहीं होता जी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल। राहुल गांधी को जब युद्ध चल रहा हो तो सेनापति छुट्टी पर नहीं जा सकता है, नहीं जा अगर जो सेनापति युद्ध के समय छुट्टी पर जाता है उसके सैनिक उसकी फौज उस पर भरोसा नहीं कर पाती है। तो राहुल गांधी को भी यह जवाब देना होगा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें, तब वो कहां थे। जी बिल्कुल। लेकिन ये मामला राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच का है जी। हम एक टिप्पणीकार के रूप में टिप्पणी तो कर सकते हैं जी, एक विश्लेषक के रूप में, लेकिन ये जवाब राहुल गांधी को देना होगा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को कहां थे। लेकिन अब वो छुट्टी पर न जाएं
ये हम नहीं तय कर सवाल ये नहीं है कि वो छुट्टी पर जाएं या न जाएं, सवाल ये है कि जब देश में इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात हो रही है, सोनिया गांधी वॉक पे निकल रही है, पूरी कांग्रेस उनके साथ सड़क पर है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अरविंद केजरीवाल पड़े हुए हैं, वो इलाज करा रहे हैं, उनकी पार्टी टूटने के कगार पे, लेकिन वो भी क्यों करवा रहे हैं? वो भी क्यों करवा रहे हैं? कुछ समस्या होगी, वो भी क्यों करवा रहे हैं? उनकी शारीरिक समस्या है, हो सकता है मानसिक समस्या हो, उनकी पार्टी पूरी तरह से बाहर एक्सपोज हो चुकी है। ऐसा नहीं है, ये चीजें जो है ये अब पार्टियां जो है, अब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि सार्वजनिक और निजी कुछ नहीं होता, नहीं निजी क्यों नहीं होता है, बहुत सारे निजी प्रसंगों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं जी, लेकिन राहुल गांधी का हम लोग कहते हैं निजी मामला निजी नहीं हो सकता विनोद जी, निजी होगा, नहीं हो सकता। देश का कोई असर, देश में कोई असर नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के उस पार्टी के सांसद हैं, पार्टी जी आज तो पार्टी की बात करें, इसलिए राजीव जी से ये सवाल किया था। पार्टी को आपत्ति नहीं तो हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? जी, लेकिन पार्टी निकाल दे उनको पार्टी से। राजीव त्यागी जी से इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे थे विनोद जी कि दरअसल एक तरफ तो पूरी की पूरी कांग्रेस अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में, जो उन्होंने खुद ने ही कहा कि जान फूंकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अगर पार्टी के वो नेता जिनको आप पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर वहां पर नहीं है और लैंड एक्विजिशन जैसे बिल पार्लियामेंट में आ रहे हैं। बहरहाल मैं इस मुद्दे से हटना नहीं चाहूंगी। श्रीकांत जी, बात ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, और अगर श्रीकांत जी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ परेशानी है। राजीव त्यागी जी, ये जो पूरी कवायद है, इससे वाकई में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान आएगी आपके मुताबिक? देखिए, मैं आपको बहुत एक बात कह देता हूँ, एक चाणक्य ने कहावत कही है, प्राणादापि प्रत्यो रक्षितव्य। अपने प्राणों का बलिदान देके भी अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी आने वाले समय में वो निश्चित रूप से वो बेदाग साबित होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मीना जी, आप खुद ही कह रहे थे राजीव जी अभी, राजीव जी आप खुद ही अभी कह रहे थे कि देखिए उस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, तो उसका मतलब होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री उस पार्टी के, उस देश की सरकार के मुखिया थे, उस मंत्रालय के मुखिया थे, उनकी रहते हुए अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। और अगर ये जिम्मेदारी बनती है और कानूनी प्रक्रिया काम करती है, तो उसमें इस तरह से सड़क पर आने से समाधान नहीं निकलेगा ना राजीव जी। सवाल ये है, सड़क पे हम इसलिए आए कि भारतीय जनता पार्टी छद्म तरीके से कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 साल से बदनाम कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा मोदी जी ने शुरुआत की थी, और उसको निश्चित रूप से तोड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प है, वो आज खड़ा हो गया है। और निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी ने जो किया है वो बधाई की पात्र हैं कि हम लोग बाग अपने नेताओं के साथ खड़े हुए हैं। हम लोग उन तरह से नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा कश्मीर को लेकर के आज रो रही होगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सरकार चलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया, अपने नेताओं के साथ खड़ी रही। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, कोल आवंटन को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रश्न लगा रही है, प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है। 41 कोल ब्लॉकों का आवंटन एनडीए के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, और रविशंकर प्रसाद उस टाइम कोल मिनिस्टर थे। उस टाइम उसी वक्त भी नवीन पटनायक साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी थी बकायदा। उसी वक्त शिवराज सिंह चौहान ने, अगर आप देखें बाद में मनमोहन सिंह साहब को चिट्ठी लिखी आरपीएल के लिए, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, ये देखने का यक्ष प्रश्न है। और जिस तरह से कार्टिलाइजेशन लेटेस्ट हो रहा है, अभी कोल ब्लॉक आवंटन में कार्टिलाइजेशन हुआ है, उसको एक मंत्री एनडीए के स्वीकार भी कर चुके हैं। राजीव जी ये सारी बात आप कर रहे हैं, ये सारी बात जब आप कर रहे हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपी की मंशा क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत की बीजेपी की जो नीति है उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो वही जनता आपसे ये भी पूछेगी कि नरसिम्हा राव भी आपके प्रधानमंत्री थे, उन पर भी आरोप लगे थे, आप उनके साथ नहीं खड़े थे। तो कांग्रेस ये आप जो कह रहे हैं, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नरसिम्हा राव जी के साथ भी हम लोग बात खड़े थे, और नरसिम्हा राव जी का वो मुझे सीन भी याद है कि देखिए नरसिम्हा राव जी को बकायदा एक मीटिंग में कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी जी ने उठा करके खुद खड़ा उठा करके बकायदा चेयरमैन की कुर्सी में बैठाने का काम भी किया था उस अध्यक्ष भाषण करने के लिए। तो आप उस बात पे मत जाइए, मुझे उस सीन भी याद है सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी जी मानवीय पहलू पे काम करती हैं। सोनिया गांधी जी कभी किसी से दुराव छिपाव नहीं मानती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज सोनिया गांधी जी ने जो किया है मनमोहन सिंह साहब के लिए, उससे हमारा कांग्रेस का वर्कर एक्टिव होगा, उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि मोदी जी की अवधारणा जो कांग्रेस भारत की है
उसको तोड़ने की शुरुआत आज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में पहली कील ठोकने का काम आज हम लोगों ने किया है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भूमि बिल के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में आज रेल रोको आंदोलन किया गया है, वो भी पहली कील होगी। और आने वाले समय में मोदी सरकार निश्चित रूप से उसके अच्छे दिन नहीं रहेंगे, बाकी सब लोगों के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। जी, वो तो देखना होगा अच्छे दिन कब आने शुरू होंगे और किसके होंगे, श्रीकांत शर्मा जी। लेकिन अच्छे दिनों का जो दावा आप लोगों ने किया, उसके बीच में सरकार काम करने की बजाय, श्रीकांत जी सरकार काम पर ध्यान देने की बजाय अगर सीबीआई जैसी जिस तरह की आशंकाओं के बाद बादल चारों तरफ नजर आ रहे हैं कि भैया सीबीआई आपकी सरकार आते ही सारे फैसले कैसे बदलने लग गए, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें मामला उल्टा हो रहा है और कांग्रेस से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें पक्ष दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये जो आशंका है, ये जो सवाल है, ये आप पर आपकी सरकार आने के बाद आपको नहीं लगता कि कोई गलती कर रहे हैं, राजनीतिक गलती तो नहीं हो जाएगी थोड़े दिन बाद, ये रियलाइज तो नहीं होगा? मीना जी, मेरी घोर आपत्ति है ये जो एलिगेशन हम पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है और मैंने पहले भी कहा आपको कि कोर्ट ने एक स्पेशल जज नियुक्त किया है, कोर्ट ने ही एक एडवोकेट नियुक्त किया है और कोर्ट ने ही सम्मन किया है। ये मैटर ऑलरेडी पहले से चल रहा है, यहाँ पर करप्शन हुआ था, घोटाला हुआ था, ये स्थापित हो चुका है। और अब आते हैं, मेन मुद्दा है कि सोनिया जी आज पैदल चल कर गई, वो जनहित के लिए नहीं गई, देश के खजाने को बचाने के लिए नहीं गई, वो स्वयं को कांग्रेस बचाने के लिए आज मनमोहन सिंह साहब के पास गई है। और ये जो कार्यकर्ताओं की हमारे मित्र दुहाई दे रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ आज का जो मार्च है वो सिर्फ कांग्रेस बचाओ मार्च था कि किसी भी तरीके से हमें बचा लो, क्योंकि अल्टीमेटली मनमोहन सिंह साहब ने जितने भी फैसले लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में फैसले लिए हैं। कांग्रेस, सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अगर कहीं ठेस किसी ने पहुंचाई तो कांग्रेस ने पहुंचाई। दो जगह से पूरा देश चल रहा था, एक 10 जनपद से देश चल रहा था, एक 7 RCR से देश चल रहा था। अब देश की जनता के सामने सच आने का समय, आज सबसे बड़ा काम यह है कि मनमोहन सिंह साहब की जो छवि है देश के अंदर, और जनता ये चाहती है कि अपनी छवि के अनुसार मनमोहन सिंह साहब लगता है कि सच लोगों के सामने इनका जो सरकार है वो तो नागपुर से चलने का काम हो रहा है। श्रीकांत जी, ये राजीव त्यागी जी जो सवाल कर रहे हैं कि आपके यहाँ भी बार बार नागपुर बुलाया जाता है, सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा ये भी है श्रीकांत जी, आप अपनी बात में ही खुद कह चुके हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जैसे जैसे चलाया वैसे वैसे उन्होंने काम किया, यानी कि आप भी मान रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह उतने जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो मंशा है, ये जो आपको लगता रहा है, या ये जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उन्हीं की वजह से जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंद्र प्रकाश जी बताइए। हाँ मीना जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता, परंतु मेरी राय में आज शायद अली बाबा तो स्वच्छ है मगर 40 चोर थे। आज सोनिया गांधी आज पैदल यात्रा करके क्या साबित करना चाहती थी? सोनिया गांधी भारत के डॉक्टरों की परवाह किए बिना अपने इलाज के लिए विदेश जाती है, परंतु राहुल गांधी उत्तराखंड में बाढ़ आवे या बजट पेश हो गए, श्रीमान जी विदेश में मिलते हैं। अब इनके दिन बीत गए, नया युग आ चुका है, भारत और भारतवासी जा चुके हैं, सचमुच भारत कांग्रेस। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, बहुत भावुक हो जाते हैं सर कॉलर भी जब फोन करते हैं प्रदीप जी, लेकिन भावना है जी, लेकिन ये एक देश के नागरिक की भावना और देश के दर्शकों के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कि उनकी जो सोच विचार है उसमें भी थोड़ी सी क्लियरिटी आए, कि वो समझना चाहते हैं कि दरअसल अगर सोनिया गांधी इस तरह की कोशिश करती है कि एक बार फिर से, जब वो 2009 में निकली थी तो उन्हें सफलता मिली थी क्योंकि उसके बाद चुनाव थे, इस वक्त चुनाव नहीं है, लेकिन 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार, इंडिया शाइनिंग की बातें हो रही थी उस समय, जी चुनाव से पहले, और उसके बाद चुनाव में उन्हें जीत मिली। क्या आने वाले राज्यों के चुनाव पे कोई असर डालने की थोड़ी बहुत कोशिश कवायद है, उसमें इससे कुछ फायदा, कुछ मुनाफा होता नजर आएगा आपको आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए आज उन्होंने जो किया उससे जो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा ऐसा तो नहीं लगता जी। सवाल यह है कि कांग्रेस की समस्या केवल इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत संगठन की समस्या है, नेतृत्व की समस्या है, राज्यों में नेतृत्व की समस्या है, सामाजिक आधार के खिसक जाने की समस्या है, संगठन को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसको लेकर समस्या है जी। एक दो गुट बन गए हैं पार्टी में, एक
सोनिया गांधी का लॉयलिस्ट हो गया है, एक राहुल गांधी का लॉयलिस्ट हो गया है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो छुट्टी पर इसीलिए गए कि वो नाराज हैं कि उनको अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये इतने सारे सवाल हैं कांग्रेस के सामने, पहले उसको अंदर के सवालों का हल ढूंढना होगा, वो जो समस्याएं हैं वो सुलझानी होंगी। उसके बाद कार्यकर्ताओं और उसका अगला नंबर आता है जो आपका समर्थक वर्ग है या जिससे समर्थन की उम्मीद करते हैं, उस तक पहुंचने की बात है। तो ये बड़ा लंबा सफर है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी तय हो जाने वाला है या 1 मार्च से कुछ बदल जाने वाला है। देखिए, इस मार्च की तुलना इंदिरा गांधी के बेलछी मार्च से नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी अलग तरह की नेता थी, जुझारू नेता थी, स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई थी, लंबा राजनीतिक अनुभव था, एक करिश्माई नेतृत्व था उस समय, लेकिन बड़ी जबरदस्त हार भी हुई थी। नहीं, हाँ, बड़ी जबरदस्त, उसके बावजूद 150 सीटें मिली थी, उतनी बड़ी हार के बावजूद, और पूरे दक्षिण भारत में कहीं नहीं उस तरह से हारी थी, उत्तर में ही हारी थी। और कांग्रेस का संगठन उस समय मौजूद था, उसका सामाजिक जनाधार मौजूद था। अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं, इसलिए उस तरह अगर कांग्रेस के लोग सोचते हो कि हम जिस तरह से 77 की हार के बाद लौटकर आ गए उस तरह से फिर से आ सकते हैं, वो कुछ भी सकता है, राजनीति में कभी भी 77 की हार के बाद भी बैठ के नहीं आए थे लौट के, उसके लिए इंदिरा गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष किया था, वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल 2 बार उनकी सदस्यता रद्द हुई, जेल गई, गिरफ्तारी हुई। जी, वो तस्वीर एक बार दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि दरअसल इंदिरा गांधी जब हाथी पे बैठ के गई थी और उसके बाद उन्हें किस तरह से सफलता मिली उसके बाद। लेकिन इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ, धनवंतरी शर्मा कुरुक्षेत्र से, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धनवंतरी जी, बताइए। हाँ जी, ऐसा है मैडम जी, जी बोलिए। हेलो मैडम, ऐसा है, कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, धनवंतरी शर्मा जी। बताइए। कांग्रेस ने जो अच्छे काम होने, जब तक कांग्रेस ने अच्छे काम अब तक नहीं हुए, जब बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है, बैठती है धरनों पे, ठीक है, इन्होंने देश के लिए क्या किया आज तक? जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनवंतरी जी, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इसीलिए जनता ने उनको इस चुनाव में जितनी जबरदस्त शिकस्त दी है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन विनोद जी, आप उस, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि उससे तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक जो आशंका जो आपको नजर आ रही है आने वाले चुनाव में, राजनीतिक मंशा जो नजर आ रही है, उससे प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी पे तो सवाल खड़ा होगा आने वाले दिनों में। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बेलछी यात्रा की तुलना इस यात्रा से नहीं की जा सकती, और मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी या कांग्रेस नेताओं का कोई ऐसा कोई इरादा भी रहा होगा कि बेलछी जैसा कोई, वो तो एक मनमोहन सिंह पर सॉलिडरिटी दिखाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने वहां तक उतना मार्च किया। बेलछी जैसी यात्रा के लिए तो फिर कुछ और बड़ा आयोजन करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो लेकिन जो आपका अगला सवाल है कि इंटीग्रिटी की जहां तक बात है, देखिए, निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी को सम्मन इशू हुआ है, अभी वो क्या अगला लीगल कोर्स क्या करते हैं, हाई कोर्ट जाकर के उस पर एग्जम्पशन लेते हैं या हाई कोर्ट से क्या होता है, ये निर्भर करेगा। लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा तो भाजपा के लिए है, भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी, भाजपा ये भी कहेगी कि आपके एक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी को अदालत से सम्मन हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा चला, दूसरे उन पर भी झारखंड में मुक्ति मोर्चा वाला कांड चला था, दूसरे प्रधानमंत्री हो गए, इंदिरा गांधी के खिलाफ चला, इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उस तरह नहीं, शाह कमीशन बैठा था, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ तो सदाचरण का मुद्दा तो इमरजेंसी का था, मतलब ज्यादतियों का मुद्दा था। जी, हाँ, और चुनाव का नहीं, चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हाँ, चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, अगर अदालत तो आपने कानून बदल दिया इसलिए बरी हो, अब जो भी है, लेकिन अदालत का फैसला तो आ गया ना, तो वो ओवर रूल हो गया। लेकिन हाँ, ये आरोप लग सकते हैं, इसको भाजपा इनको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उठाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो अभी कह रहे थे प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने अंदर के जो है अंतर्विरोध है, नेतृत्व का जो संघर्ष है, नेतृत्व के स्तर पर ये सारी चीजें तय करनी है, उस दिशा में उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। अभी जिस तरह उन्होंने 5-6 जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, और उससे संकेत मिल रहा है कि जो अभी तक स्थापित जो नेतृत्व था उससे अलग हट करके लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन की प्रक्रिया कांग्रेस के भीतर शुरू हो गई है। और आज के सोनिया गांधी का मार्च भी उसी की दिशा का एक छोटा सा एक कदम है। इसको आप ये नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ा इससे इंपैक्ट होगा, लेकिन जब मकान बनता है तो एक ईंट पहले रखी जाती है और उसी ईंट पे फिर कंगूरा बनता है। तो ये छोटे छोटे कदम भी पार्टियों के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये बड़े कदम बनते हैं आगे चल के, अगर इनको निरंतरता में जारी रखा गया तो। अगर बैठ गए घर में आप एक कदम उठा के तो बैठे रहिए। तो निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की भावी दिशा क्या होती है। जी, तो अगर 10 साल बाद उनको याद आई है सड़क पर निकलने की, तो वो महत्वपूर्ण तो उस समय तो सत्ता में थे तो सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं थी।
सत्ता सड़क पर तो आदमी तभी निकलता है। अब मोदी जी हिमालय थोड़ी जाएंगे। अब मोदी जी तब हिमालय गए थे जब वो सरकार में नहीं थे। तो अब प्रधानमंत्री हैं, अब वो मॉरिशस जाएंगे, देश को का काम करेंगे। जब सरकार में आदमी होता है तो सरकार का काम करता है, जब विपक्ष में होता है तो सड़क पर होता है। जी, विद्याधर राजस्थान से कॉलर है हमारे साथ, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी विद्याधर बताइए। हेलो जी बताइए जल्दी से, टीवी का वॉल्यूम अपना कम मैं करिए। ये बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, ईमानदार थे। ईमानदार होना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अच्छी बात है, मगर उनके काल में भ्रष्टाचार तो हुआ ना, तो अभी उनपे कुछ सीबीआई जांच कर रही है, तो उसमें ईमानदारी कहाँ से आ गई है? ईमानदारी तो अभी आएगी सामने, उसमें कौन सी बड़ी बात? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विद्याधर जी। यही तो सवाल है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कानूनी प्रक्रिया में जो चीजें होनी है उसको लेकर कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है, उसमें उनको राजनीतिक मंशा क्यों नजर आ रही है, और अगर नजर आ रही है तो वाकई में श्रीकांत जी क्या उसके पीछे कोई भावना है, ये हम आपसे बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश की जनता ये भी जानती है कि सीबीआई का, जांच एजेंसीज का सरकारें जिस तरह से प्रयोग करती रही हैं, आरोप लगते रहे हैं, बाकायदा सवाल उठाते रहे हैं, और पारेख साहब जब गए हैं जाते जाते उन्होंने भी कहा था कि भाई प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी बात में आपने खुद ने कहा कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनकी कोई गलती नहीं थी, ये आपने खुद भी स्वीकार किया है, आपकी पार्टी के दूसरे नेता भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर सवाल यही है जो एक बार फिर से देश की जनता के लिए, दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ कि बीजेपी कहीं राजनीतिक नासमझी, राजनीतिक गलती तो नहीं कर रही है यहाँ पे? देखिए, मैं एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और पिछले पर्दे से सरकार को कौन चला रहा था देश की जनता वो भी जानती है। देश की जनता बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो कांग्रेस में है और कुछ कांग्रेस के समर्थकों में है। वास्तविकता ये है कि जो लीगल प्रोसीजर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो आज की कार्रवाई है या बयानबाजी जो हो रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। लेकिन हमारी न्यायपालिका बहुत मजबूत है और जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो। तो ये प्रोसीजर है, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी कोयला मंत्री थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा कि मैं चाहता था, ये दिग्विजय सिंह ने भी कहा। और क्या किस तरह से दखल थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस के नेताओं की, वो नटवर सिंह जी ने भी कहा, और वो जयंती नटराजन ने भी कहा, और संजय बारू जी की किताब में भी उसका उल्लेख है। तो कहीं किसी से कोई चीज छुपी नहीं है, छुपाने का आवरण किया जा रहा है कोर्ट के सामने। जिस तरह से छवि है मनमोहन सिंह साहब की, देश की जनता बहुत उत्सुक है कि वो जो सच आएगा लोगों के सामने, देश की जनता वो सच जानना चाहती है। हम भी उसी में शामिल है कि सच लोगों के सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बड़ी खबर बीच में आ रही है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि न्यायिक प्रक्रिया में तो सामने आएगा जो कुछ सफेद या काला जो भी है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वाकई में, जो कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहारे संजीवनी तलाशने की जो कोशिश कर रही है सोनिया गांधी के आज के मार्च के सहारे, वाकई में क्या उसमें भी, उस कवायद में भी सफलता मिलेगी, यह आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन पिछली सरकार के अच्छे या बुरे कर्मों का नफा नुकसान अगर कहें केवल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। नतीजों की तरह से उसका असर आने वाले वक्त में कांग्रेस पर भी पड़ेगा, और शायद बीजेपी की मंशा भी यही है, जिस तरह से चर्चा में बात निकलकर सामने आई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त वो ये है कि जासूसी मंत्रालयों में जासूसी के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम दिल्ली में छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने दिल्ली में 4 जगहों पर और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार इस खबर को पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं। मंत्रालयों में जासूसी के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम दिल्ली में और मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है, 2 शहरों में। दिल्ली में 4 जगहों पर और मुंबई में 2 जगहों पर यह छापेमारी हो रही है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इस तरह की खबरें सुन रहे थे। देश के मंत्रालयों में भी अगर जासूसी की बात आती है तो उससे इस खबर की गंभीरता का पेट्रोलियम मंत्रालय से फाइलें गायब होने की जो खबर आई थी उसके बाद से
अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अरविंद, कहां पे ये छापेमारी हो रही है और कितनी जगह पे मामले दर्ज किए गए हैं? देखिए, मैं बता दूं, सीबीआई ने एक केस दर्ज किया है जिसमें कि 4 जगह मुंबई और 2 जगह दिल्ली में छापे की कार्रवाई चल रही है। ये पूरा मामला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अभी तक तो पेट्रोलियम मंत्रालय तक ही मामला ये सामने आया था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो बाहर लीक किए जाते थे। इसमें यहाँ के जो बाबू थे फिश के, इनके वो लोग इसमें शामिल रहे। मोटा पैसा ये लेकर के आगे और लोगों को देते थे। और इसमें जो सीबीआई अभी कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है और इसमें करीब 60 लाख रुपए कैश भी अभी तक सीबीआई ने बरामद किया है। जी, रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया था, उसमें कोई जानकारी ज्यादा आगे बढ़ पाई है अरविंद? देखिए, अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो पूरा फोकस है इनकी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये 2 नई मिनिस्ट्रीज का इनको जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। नजर बनाए रखिए कि दरअसल इस मामले में जांच आगे कहां तक बढ़ती है, सीबीआई की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है, दोषी कौन पाया जाता है। लेकिन मंत्रालयों से अगर फाइलें गायब हो जाती हैं तो ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है और इसीलिए जांच भी सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की है कि आखिर मंत्रालयों में जासूसी का काम कौन करवा रहा था। पता चलेगा आने वाले दिनों में, जांच में साफ होगा। बहरहाल मुझे दीजिए अनुमति, फोकस न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए, बने रहिए फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के